एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 8 की हिंदी वसंत पुस्तिका का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब देखिए, किसी भी बच्चे को अगर कोई व्यक्ति अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर दे उसके मनपसंद, तो हर बच्चे को वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो इसी तरह से जो लेखक कह रहा है कि इनके मामा के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदलू। वह आदमी उन्हें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो उनको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। और उस अपने मामा के गांव आने का यही एक कारण था, उनका मेन मोटिव यही था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के सभी बच्चे तो उन्हें काका कहकर बुलाते थे, लेकिन जो लेखक कहते हैं कि मेरे तो वो बदलू मामा लगते हैं, मुझे उनको बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे मामा के गांव के थे। लेकिन वो बदलू काका कहा करते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब लेखक बता रहे हैं कि बदलू काका जो थे वो किस तरह से वो चूड़ियों को बनाते थे, किस तरह से चूड़ियों को आकार देते थे, किस तरह से उनको रंग भरते थे। उन्होंने एक लकड़ी रखी हुई थी, विभिन्न प्रकार अलग अलग आकार की, उन्होंने आकार के बेलनुमा मुंगेरियां रखी हुई थी, जिन पर वो चूड़ियों को शेप देते थे, उनको आकार देते थे। कहीं से जहाँ से मोटा करना होता था तो मोटा करते थे, पतला करना होता था तो पतला करते थे, और ऐसे करके जब उनको चूड़ियों को मुंगेरियों पर चढ़ा देते थे और उसको चिकना करते थे, तब तक वो एक एक करके पूरी जो चूड़ियाँ थी वो बना लिया करते थे, और उन पर फिर रंग करना शुरू हो जाते थे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिया क्या होता है? छोटा सा ना चेयर टाइप, स्टूल टाइप का होता है, छोटा सा, उसको कहते हैं मछिया, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। कौन पीता? ये जो बदलू काका थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब जो बदलू काका थे वो चूड़ियाँ बना लेने के बाद मुंगेरियों पर चढ़ा देते थे, तो उनको वो चुपचाप कुछ क्षण के लिए खड़े होकर देखते रहते, जैसे मानो वो कोई नववधू यानी कि जो नई नई दुल्हन है उनके हाथों की कलाई देख रहे हों। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि उनके पिता, उनके दादा परदादा ये सब यही काम किया करते थे, तो आज वो भी यही काम कर रहे हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था।
उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि उनकी जो बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो बहुत बिकती थी गांव में। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब देखिए, वस्तु विनिमय आपको मालूम है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, आपको फिर से यहाँ पे एक बार समझाती हूँ। आप लोगों को वैसे मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए बदलू काका है, ठीक है, और ये एक व्यापारी है जो कि चूड़ियाँ खरीदने आया है। इनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। अब और इस व्यक्ति के पास कुछ कपड़े, वस्त्र, ठीक, तो इनको तो चाहिए चूड़ियाँ और इनको चाहिए वस्त्र। तो ये क्या करेंगे, चूड़ियाँ इनको दे देंगे और ये इनसे क्या ले लेंगे, वस्त्र ले लेंगे। ये हो गया बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की पद्धति, ठीक है। यानी कि वस्तु के बदले कोई वस्तु लेन देन करना, न कि पैसा, ठीक है। ये होता है वस्तु विनिमय पद्धति। अब वो अभी भी इसी पद्धति को अपनाते थे। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि फिर बदलू को मनाने में बहुत ही ज़्यादा जतन करने पड़े थे, बहुत मुश्किल हो गया था उनको जैसे मानो मनाना। विवाह में उसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी कि शादी के टाइम में जब शादी का सीज़न होता है तब तो उनके बल्ले बल्ले हो जाते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, यानी कि अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। जब उनसे नहीं रहा जाता तो 2-4 बातें भी वो कह डालता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब वो ताने कस रहे हैं, कह रहे हैं जो शहर की जो महिलाएं होती हैं उन पर ताने कस रहे हैं, क्योंकि जो कलाइयाँ होती हैं ना बहुत नाजुक होती हैं, इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ कहाँ पहन सकती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली इनकी ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद
जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। अब जो लेखक है उन्होंने बदलू काका को अपना परिचय दिया, क्योंकि बदलू काका शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे, जिस वजह से वो पहचान नहीं पा रहे थे। अब देखिए क्या होता है आगे। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है ना, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। ये लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। देखिए पहले टाइम के लोग कैसी चूड़ियाँ पहनते थे, लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, जो अगर टूट भी जाए ना तो उनके हाथ को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में लोग कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो हैवी नहीं होती। लाख की चूड़ियाँ हैवी भी होती थी, ठीक है, लेकिन ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं इससे बहुत नुकसान भी है। अगर वो टूट जाए गलती से भी हाथ में, तो वो अंदर नसों में छुप सकती हैं, उससे खून बह सकता है। लेकिन अब जनरेशन जैसे जैसे आगे चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नई नई चीज़ आती जा रही है, और पुराने लोगों के जो काम है वो सब बंद होते जा रहे हैं। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ये काका ने कहा। क्योंकि उनकी आदत थी ना कि आम की जब फसल होती थी तो आम को वो ज़रूर देते थे।
मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत यानी कि एक बार में ही खा जाता था। अब उनको वो ताने दे रहे हैं कि तुम तो शहर से आए हो तो कहाँ से ऐसे खा पाओगे, डाइटिंग जो कर रहे हो। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब जो बदलू काका है अपनी बेटी को कहते हैं कि लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले आम दे देना। सिंदूर आम के भी बेटा अलग अलग नाम होते हैं, तो ऐसे ही एक आम का नाम है सिंदूरी आम। और इसी साल वो उन्होंने उसका पेड़ भी लगाया था। तो वो कहते हैं देखो बेटा ये कैसा है, ये पेड़ इसी साल लगा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि यानी कि अपनी हाथों में। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब जो बदलू काका थे उनका व्यक्तित्व कैसा था? अपनी बात पर हमेशा दृढ़ रहना। उस कांच की चूड़ियों के समान नहीं था कि पल भर में टूट जाए। इस कहानी के जो लेखक है उनका नाम है कामता नाथ। यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।